इतने में मीर साहब की बीवी नमाज वजीफे से फारग होकर आई और इत्फाक से कहानी भी अंडा शहजादी की थी। जब ये जिक्र आया कि कांडे देव की जो शहजादी पर नजर पड़ी तो सोती को पलंग समेत ले उड़ा कर ले गया। कहने लगी, सईदानी भी, ये जो लोग कहते हैं कि तुम्हें भी परिस्तान के बादशाह का कोई आदमी परिस्तान ले गया था तो और तुम भी वहां से बड़ा इनाम इकराम जो है वो लेकर लौटी थी, क्या ये सच है? सईदानी भी, हाँ बीवी, है तो सच, बल्कि कई दफा जिन्नों और परियों ने मुझे बुलाया। मीर साहब की बीवी, ओई, और तुम बेधड़क चली भी गई? बेधड़क यानी बेखौफ चली गई। सईदानी, पहली दफा तो मुझे धोखे से ले गए थे, रास्ते में जब भेद खुला तो बेहतरी डरी, लेकिन क्या करती, दिल को मजबूत कर रही है, अल्लाह को याद करती हुई चली गई। ना जाती, रोती पीटती तो जाने क्या आफत आती। इसके बाद जब गई हंसी खुशी गई और हंसी खुशी आई। बेगम बेगम, सदके अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इस पर ईमान रखने वाले का कहीं बाल बेका नहीं होती, यानी इससे कोई नुकसान है, बाल बेका नहीं होता, कोई नुकसान नहीं पहुंचता। परिस्तान में भी मेरी खातरी हुई कि क्या कहूँ। मीर साहब की बीवी, कुछ भी सही बुआ, मेरा तो पिता फट जाता, सूरत देखते ही जान निकल जाती। सईदानी भी, नहीं भी, सईदानी, नहीं भी, ये सब कहने की बातें हैं, डर की बातों से डर लगा करता है, जहाँ डर सामने आया फिर कुछ भी नहीं, देखो फिर कुछ भी नहीं हुआ। देखो बीमारी से लोग कितना भागती हैं, और जब बड़े से बड़ा दुख भी आ जाता है तो सहना ही पड़ता है। अमीर साहब की बीवी, मैं तो फिर कहूंगी कि तुमको शाबाश है, सद रहमत यानी सौ रहमत, इस पर जिसने तुम्हें दूध पिलाया। अच्छा हमें तो सुनाओ कि क्या हुआ था, क्यों गई थी? परिस्तान कैसा मुल्क है, वहाँ क्या क्या देखा? सईदानी भी, वो किस्सा याद आता है तो कलेजे पर सांप लौटने लगता है। परिस्तान की शहजादी जिसके जोड़े टांकने गई थी बहुत सर हुई। दूसरी परियों ने भी मिन्नतें की, सईदानी अम्मा यहीं रह जाओ, दुनिया में अब तुम्हारा कौन है? मगर मैंने एक न मानी। मुझ बदनसीब को तो अपने जैसे इंसानों की बेमुरवतियां देखनी थी। परिस्तान में क्यों बसती? वो तो अल्लाह ने तुम्हारे दिल में रहम डाल दिया कि जो गोर गधे का ठिकाना, गोर कहते हैं कब्र को, गधे का ठिकाना हो गया, वरना तेरे मेरे दरों की ठोकरें खाती फिरती। मीर साहब की बीवी, सईदानी भी, अल्लाह के हाथ में है, सब अल्लाह के हाथ में है, बंदे में क्या ताकत के भूखे को दे या पेट भरे से छीने, हर एक अपनी तकदीर का खाता है। हमारी क्या असल असल यानी हकीकत कि किसी के साथ सलूक करें, वो जबरदस्ती हमसे तुम्हारी खिदमत करा रहा है। सईदानी, खैर अब तुमको अपनी बीती कहानी सुनाओ। बेगम, ये वो दिन थे कि नवाब आजम अद्दौला बहादुर की इकलौती बेटी के ब्याह की तैयारी हो रही थी। मारा मार जोड़े सिल रहे थे। अव्वल अव्वल तो मुझे दिन रात वहीं रहना पड़ा, काम हल्का हो गया तो दिन को चली जाती और शाम को घर चली आती। एक रोज जैसे मकतब से भागते हैं, मकतब यानी मदरसा, यहाँ पर पढ़ाते हैं, मकतब मदरसे को कहते हैं, मेरा भी जाने को जी नहीं चाहा और कई जगह से बुलावे आए, न गई। शायद जुमा जुमा था, कितने ही दिन नहाए को हो गए थे, खूब नहाई, शाम हो गई। बोनट पुलाव मुझे खूब आता था। बोनट पुलाव जिसमें चने, सब्ज रंग के जो चने होते हैं वो डाल कर चावल बनाए जाते हैं तो उसे बोनट पुलाव कहते हैं। बोनट पुलाव मुझे खूब आता था। मामा से बोनट पुलाव पकवाया, थकी थकाई लेटी थी, इतने में झटपटा हो गया। पुलाव दम पर था कि बाहर से किसी ने आवाज दी, सईदानी भी को सरकार ने याद किया है, पेनिस भेजी है, इस तरह जिस तरह बैठी हो इसी तरह फौरन चली आओ। मैं बड़े नखरों से जाया करती थी, ऐसे बेवक्त और अपने भावन की पकवाई हुई चीज छोड़कर खड़े हो जाना मेरी आदत के बिल्कुल खिलाफ था, लेकिन होने वाली बात मैंने जरा ना इनकार किया और जैसी बैठी थी सफेद चादर सर पर डालकर सुहार हो गई। नवाब साहब का महल मेरे घर से कोई 2 आने की डोली होगा। काजी वाड़े से निकले और खानों का बाजार आया। पहले तो मुझे कुछ ख्याल ना हुआ, जब बहुत देर हो गई और हटो बच्चों की आवाज ना आई, बाजार के चिराग भी झलकते हुए दिखाई ना दिए तो पर्दे की जुरी खोली। अब जो देखती हूँ तो जंगल साई साई कर रहा है और पेनस को जैसे पहिए लगे हुए हैं, उड़ी चली जा रही हूँ। कलेजा धक से रह गया, बदन में सनसनियां आने लगी, हाथ पांव ठंडे पड़ गए। ये क्या गजब हुआ, ये मुए कहाँ लिए जाते हैं, इस जंगल में कौन सी सरकार है? लेकिन मरता क्या ना करता, दिल खड़ा करके मैंने अपनी आवाज निकाली और पूछा, ए काम बख्तो, मुंह से तो फूटो, मुझे कहाँ लिए जाओगे? अरे वो तुम्हारी कौन सी सत्यानाशी सरकार है? हंसते हुए किसी ने जवाब दिया, सईदानी भी, खफा क्यों होती हो? खफा यानी नाराज क्यों होती हो? बादशाह सलामत ने बुलाया है, कोई दम में महलात दिखाई देते हैं। तो आगे वाले पेज पे आ जाएंगे। ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पालकी के पास बोल रहा है। मुंह निकाल कर जो देखा तो बेगम क्या कहूँ, एक बेचाकी की शक्ल का आदमी जो है वो था। बकरे का सा मुंह, घोड़े की सी टांगे और पालकी आप ही आप चली जाती थी। ना कहार थे ना कहारियां। अब तो डर के मारे मेरा दम
घुटने लगा। आंखें बंद कर रही और कलमा पढ़ने लगी। ढेर होकर रह गई। 2 मिनट के बाद फिर हिम्मत की। केवल मरना, आखिर मरना, फिर मरने से क्या डरना, और ललकार कर बोली, अरे जुआन मिर्ग, तू कौन है? या जिन है या भूत? याद रख, मैं सईदानी हूँ, मुझको बता, नहीं तो जल कर राख हो जाएगा। भला चाहता है तो मुझे यहीं उतार दे। इसने कहा, सईदानी भी, घबराओ नहीं, हम और हमारा बादशाह शहीदों को बहुत मानते हैं। खातर जमा रखो, कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारी शहजादी की शादी है, कपड़े सीकर चली जाना, जितना मांगोगी इनाम मिलेगा। देख लो देखो, वो सामने हमारे बादशाह का महल है। महल है। तो उसके बाद बड़ी मुश्किल से डरते डरते आंखें फाड़ कर देखा तो वाकई पालकी एक आलीशान दरवाजे पर रखी थी। रोशनी ऐसी थी कि दिन मालूम होता था। सुई गिर पड़े तो उठा लो, और मजा ये कि सूरज था ना चांद ना फानूस। फानूस कहते हैं पंखों को। कहीं नजर आते थे ना लालटेन। चौबदार बारीदार मर्द हैं, इधर के उधर, उधर के इधर दौड़ते दौड़ रहे हैं। आसमान पर से अजब अजब तरह के बाजों की आवाजें आ रही हैं। ये तमाशा देखकर मैं सारी मुसीबत भूल गई। मैं हैरान थी कि ये किस बादशाह का महल है। ये गहमागहमी तो हमारे बादशाह के यहाँ भी नहीं होती। किससे कहानियों में जैसी परियों का जिक्र सुना था। एक ऐसी परी शानों पर बाल बखेरे, बाजुओं पर मेरे सामने आई और महीन आवाज, महीन महीन मतलब बारीक आवाज में बोली, सईदानी भी बड़ी राह दिखाई, यानी इंतजार करवाया। हमारे बादशाह और बादशाह बेगम कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। चलो आओ, मैं तुमको महल के अंदर ले चलूं। मैं पालकी से उतरी, पालकी कहते हैं डोली को, और चादर को अच्छी तरह ओढ़कर इस परी के साथ चली। क्या कहूँ, अंदर क्या बहार थी। हजारों परियां, गोरे गोरे रंग, मोटा सा कद, रिस्क बुर्क,